नमस्कार साथियों। तो आज हम लोग फिर से करने वाले हैं टीए आर्मी का क्वेश्चन पेपर नंबर 14 करने वाले हैं। और इससे पहले मैंने काफ़ी सारे टीए आर्मी के लिए क्लास बना दिया है। और वीरपथ के एप्लीकेशन पर मैंने 30 टेस्ट ऐड किया था, ठीक है ना। अब उसमें क्या है, 4 टेस्ट मैंने और ऐड कर दिया है। और इस 4 टेस्ट के लिए कोई भी पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है उन बच्चों के लिए जो बच्चों ने 30 टेस्ट पहले ही बाय कर लिया था। तो अभी तक आपने इस टेस्ट को बाय नहीं किया है और टी आर्मी की तैयारी कर रहे हैं तो जाइए अभी इस टेस्ट को बाय करिए और इस टेस्ट को लगाकर ही अपने एग्ज़ाम में बैठिएगा। अगर ये टेस्ट ज्वाइन करने में कोई दिक्कत आपको हो रहा है तो आप मुझे 9102195290 पर मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज इस टोटल 50 क्वेश्चन में से देख लीजिए कितने क्वेश्चन का आप आंसर सही दे पाते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आज का पहला क्वेश्चन आज का है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। यानी कि कौन से अनुच्छेद में कहा गया है। और कभी कभी आपके एग्जाम में ये भी आता है कि कौन से भाग में ये कहा गया है और अनुच्छेद जो आपका आंसर आएगा वो किस अनुच्छेद कौन से भाग में वो आता है। पहले तो देख लीजिए इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी लगाया है यानी अनुच्छेद 1 लगाया है उनका आंसर बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। और ये कौन से भाग में आता है, भाग मतलब कौन से पार्ट में आता है, तो ये पार्ट 1 में आता है। कितने में आता है, तो पार्ट 1 में आता है। और आपने इससे पहले वाला क्लास में आपने क्या पढ़ा था कि भारतीय संविधान में कुल कितने पार्ट हैं। तो टोटल इसमें जो पार्ट है ना, टोटल पार्ट है वो कितना है, 25 पार्ट है। और पहला पार्ट में क्या दिया गया है, ये आपका अनुच्छेद 1 दिया गया है और पहला पार्ट में अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक दिया गया है। यानी अनुच्छेद मतलब क्या हुआ, आर्टिकल। कितने आर्टिकल हैं पार्ट 1 में, तो आपका 4 आर्टिकल दिया गया है, ठीक है। तो आपका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर अगर बी आया है तो बिल्कुल आपका आंसर करेक्ट है। अब आंसर के अलावा 1-2 पॉइंट और जान लीजिए, ठीक है। ये जो आपका अनुच्छेद 17 है, अनुच्छेद 17 जो है ना, ये किससे संबंधित है, ये जो संबंधित है आपका है ये छुआछूत से संबंधित है। किससे, आपको एग्जाम में दिखने के लिए मिल जाएगा अस्पृश्यता दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा आपको, अस्पृश्यता। यानी कि छुआछूत, यानी छुआछूत को ख़त्म करने का जो आपका आर्टिकल है किस में दिया गया है, ये अनुच्छेद 17 में दिया गया है। और अनुच्छेद 19 में क्या दिया गया है, तो अनुच्छेद 19 में दिया गया है आपका जो फंडामेंटल राइट जो होता है ना, फंडामेंटल राइट, उसमें से ये आपका जो 6 जो आपका दिया गया है आपका मौलिक अधिकार दिया गया है, फंडामेंटल राइट वो दिया गया है आपका, ठीक है। ऑप्शन अनुच्छेद 19 में दिया गया है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन में। अभिनव भारत के संस्थापक कौन थे, तो अभिनव भारत के संस्थापक कौन थे, यहाँ पर अपना आंसर देख लीजिएगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी आपका आना चाहिए। क्या आना चाहिए, सी। यानी कि अभिनव भारत का स्थापना किसने किया था, तो ये किए थे विनायक दामोदर सावरकर ने किया था, यानी कि बीडी सावरकर ने किया था। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी आंसर हो जाएगा। और कभी कभी आप एग्जाम में ये आएगा कि इसकी स्थापना कब हुआ था, इसका स्थापना कब हुआ है, तो ये भी आप नोट कर लीजिए 1904 में हुआ है। कब हुआ है, 1904 में हुआ है। अब यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस के बारे में एक पॉइंट और जान लीजिए। उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किया था। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, ये भी नोट कर लीजिएगा। क्या है, फॉरवर्ड ब्लॉक, BLOC के, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये पॉइंट जरूर याद कर लीजिएगा आप लोग, अगर नहीं पता है तो। फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किसने किया था, तो सुभाष चंद्र बोस ने, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अभिनव भारत के बारे में समझ गए। विनायक दामोदर सावरकर यानी कि VD सावरकर। और फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किसने किया था, तो सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था। अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अब अगला क्वेश्चन लगाने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आपको मेरा क्लास अच्छा लग रहा है ना, तो क्लास के बाद लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और ये मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं होना चाहिए, आपको अच्छा लगेगा तो क्लास को लाइक ज़रूर करेंगे। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है ना, सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लिया करिए, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया गया देख लीजिए। यहाँ पर महावीर स्वामी का परिनिर्वाण यानी कि मृत्यु कहाँ हुआ था। क्या है, मृत्यु को क्या कहा जाता है, परिनिर्वाण कहा जाता है, ठीक है। ये कहाँ हुआ था, यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए। यहाँ पर आपका जो यहाँ पर आंसर आना चाहिए, ऑप्शन नंबर क्या आना चाहिए, सी आना चाहिए, पावापुरी। क्या है आपका आंसर, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी में दिया गया है, पावापुरी में दिया गया है। अब ये पावापुरी कहाँ पर है अभी करंट में, ये आपका बिहार के अंदर है। कहाँ है, बिहार में है, उनका यहाँ पर परिनिर्वाण हुआ था। अब यहाँ तो ये तो जान गए आपका। अब इससे रिलेटेड एक पॉइंट और आता है जो कि कंफ्यूज हो सकता है बच्चा यहाँ पर। तो यहाँ पर
हो सकता है कि गौतम बुद्ध का परिनिर्वाण कहाँ हुआ था, कहाँ मृत्यु उनका हुआ था। तो ये हुआ था आपका कुशीनगर में हुआ था। कहाँ है? कुशीनगर। कुशीनगर कहाँ पर है? तो ये यूपी में है, यानी कि आपका उत्तर प्रदेश में है। अब यहाँ पर किसके बारे में मैं बताया हूँ? तो ये महात्मा बुद्ध के बारे में क्या बताया हूँ? किसके बारे में बताया हूँ? महात्मा बुद्ध के बारे में आपको बताया हूँ यहाँ पर, ठीक है। उनका महापरिनिर्वाण हुआ था। और उनका जन्म कहाँ हुआ था? उनका जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था? यहाँ हुआ उनका बर्थ जो हुआ था, ये हुआ था लुम्बिनी में। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी। लुम्बिनी कहाँ पर है? तो लुम्बिनी कहाँ पर है? तो ये नेपाल में है, ये जानते हैं। महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो बचपन का नाम था सिद्धार्थ नाम था। उनके बेटे का नाम क्या था? राहुल था, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट आपको मैंने पहले ही भी बता दिया है। जिनको नहीं पता होगा आप लोग नोट ज़रूर करिएगा, ठीक है। मैं हर पॉइंट को लिख नहीं रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि जैन और बौद्ध भिक्षुओं के अस्थायी आश्रय क्या कहलाते हैं? यानी कि जैन धर्म के और बौद्ध धर्म के जो भिक्षु जहाँ पर परमानेंटली रहते हैं ना, वो उस रहने का स्थान को क्या कहा जाता है? तो उस रहने का स्थान को क्या कहा जाता है? यहाँ क्वेश्चन को अगर आप ठीक से पढ़ेंगे ना और आंसर नहीं भी पता रहेगा तभी आप आंसर यहाँ पर लगा सकते हैं। क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं विहार कहते हैं। क्या कहते हैं? विहार कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी यहाँ पर आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। अब अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया देख लीजिए यहाँ पर कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी क्या है? अब देखिए यहाँ पर ग्रीष्मकालीन दिया गया है, यानी कि आपका समर का क्या है? समर कैपिटल कौन सा है? आपका जम्मू कश्मीर का। देखिए जम्मू कश्मीर एक ऐसा आपका यहाँ पर स्टेट है जिसमें क्या रोज़ दो राजधानी है। एक तो आपका समर का राजधानी है, क्या है? समर के लिए है, समर का कैपिटल है आपका है। और दूसरा क्या होता है आपका? विंटर का होता है, यानी कि शीतकालीन। क्या होता है? शीतकालीन। तो यहाँ पर जो ग्रीष्मकालीन का राजधानी है जम्मू कश्मीर का, वो कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, जो हो जाएगा श्रीनगर। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। लेकिन वही बात बोलूं कि विंटर में कौन सा हो जाएगा? विंटर में, तो विंटर में आपका हो जाता है इसका राजधानी जम्मू हो जाता है। कहाँ हो जाता है? जम्मू हो जाता है। तो इस पॉइंट को आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया देख लीजिए यहाँ पर कि कच्छ का रण कहाँ स्थित है? यानी कि ये कहाँ पर स्थित है, कौन से राज्य में है ये? देखिए इससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए कच्छ का रण जो है कौन से राज्य में है, पहले इसका देख लेते हैं आंसर क्या है। तो यहाँ पर जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर यहाँ पर अगर सी कराया ना, जिनका आंसर अगर गुजरात आया है उनका आंसर बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। यानी कि आपका कच्छ का रण जो है ना ये गुजरात में ही है। अब यहाँ पर एक पॉइंट और देख लीजिए यहाँ पर। अब कच्छ का रण जो है ना, तो यहाँ पर रण से एक आपका यहाँ पर फेस्टिवल में भी मनाया जाता है। तो कौन सा फेस्टिवल आपका है? तो यहाँ पर रन से जो जुड़ा हुआ रण उत्सव याद रख लीजिएगा। क्या है? रण उत्सव, RANN, ठीक है। रन उत्सव याद कर लीजिए, ठीक है। रन फेस्टिवल या फिर रन उत्सव जो भी आपको लिखना हो लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। रन उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो गुजरात में ही ये मनाया जाता है। और गुजरात का राजधानी क्या है पता आपको है? और वहाँ का CM कौन है, गवर्नर कौन है, सारे पॉइंट आप लोग करंट अफेयर में कर लीजिएगा, ठीक है ना। बाद बाकी जब एग्जाम टाइम पास में अगर आ जाएगा ना तो मैं लास्ट टाइम में करंट अफेयर का भी मैं कई सारे क्वेश्चन करवाऊँगा। बाद बाकी तब तक के लिए आप लोग देखते रहिए आप लोग, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है कि भारत के लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? भारत के लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? ये क्वेश्चन मैंने काफ़ी डिटेल में मैंने करवा दिया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर फिर भी इसका आंसर लगा लीजिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, जो हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सरदार वल्लभ भाई पटेल आपका यहाँ पर आंसर है। अब अगले क्वेश्चन में क्या है देख लीजिए। भारत का मिसाइल मैन किसे कहा जाता है? भारत का मिसाइल मैन किसे कहा जाता है? भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को कहा जाता है, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन को भी देखते हैं यहाँ पर कि विजय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? विजय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो विजय दिवस कब मनाया जाता है? जब भारत और पाकिस्तान का जब युद्ध हुआ था, ठीक है। और पाकिस्तान ने
सरेंडर कर दिया था, उसके उपलक्ष्य में विजय दिवस मनाया जाता है। और उसी के दिन क्या हुआ था, तो बांग्लादेश का निर्माण हुआ था, बांग्लादेश का, ठीक है ना। बांग्लादेश ये सरेंडर कहाँ पर किया था पता है आपको ना, पाकिस्तानी सैनिक, तो बांग्लादेश के ढाका में ही किया था। क्या है, ढाका में ही किया था सरेंडर, ठीक है। उस दिन से क्या मनाया जाता है, उस दिन से विजय दिवस मनाया जाता है। तो विजय दिवस कब मनाया जाता है, विजय दिवस कब मनाया जाता है, तो विजय दिवस जो मनाया जाता है आपका हर साल 16 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, तो 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है। और 15 जनवरी को क्या मनाया जाता है, 15 जनवरी को मनाया जाता है सेना दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, तो सेना दिवस मनाया जाता है, ठीक है। यानी दिवस वाला तो एक स्ट्रैटेजी के अंदर में जो भी आता है ना, सारी चीज़ को आप कर लीजिएगा, ठीक है ना। मैं इसके लिए एक बार क्लास ला दूंगा आप लोगों के लिए, जितना मैं बोल रहा हूँ ना सारे आपको क्लास मिल जाएंगे। बस रिवीजन करवाने के लिए, आपको टेस्ट करने के लिए मैं यहाँ पर क्लास लाऊंगा दिवस के लिए, ठीक है। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन में दिया गया है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किस वर्ष शुरू हुई थी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किस वर्ष शुरू हुआ था, तो ये शुरू हुआ था आपका 2016 ईस्वी में। कब हुआ था, 2016 ईस्वी में फसल बीमा स्टार्ट हुआ था, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना स्टार्ट हुआ था। अब इससे रिलेटेड एक दो पॉइंट और जान लीजिए यहाँ पर, ठीक है, फसल बीमा के बारे में। अब 2014 में क्या स्टार्ट हुआ था, ठीक है, 2014 में क्या हुआ था, तो 2014 में आपका जो प्रधानमंत्री जनधन योजना है ना, प्रधानमंत्री जनधन योजना जो है ना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, ये कब स्टार्ट हुआ था, तो 2014 में स्टार्ट हुआ था। 2015 की बात करूं तो यहाँ पर अटल पेंशन योजना, ठीक है ना, अटल पेंशन योजना। इसके अलावा एक पॉइंट और ना याद कर लीजिए यहाँ पर, जो प्रधानमंत्री पीएम करता हूँ, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है ना, मुद्रा योजना, यहाँ पर ये आप याद कर लीजिएगा। यानी कि ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। क्या है, प्रधानमंत्री जनधन योजना। आप चाहे तो डिटेल में इसका लिख लीजिएगा क्या है, ठीक है। अब 2015 की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, तो अटल पेंशन योजना और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना स्टार्ट हुआ था 2015 में। और जो प्रधानमंत्री का जो बीमा योजना है ना, फसल बीमा योजना, ये कब स्टार्ट हुआ था, तो साल 2016 में स्टार्ट हुआ था, जो आपका यहाँ पर आंसर हो जाता है, ठीक है। चलिए मैं जितना मैं पॉइंट लिखवा रहा हूँ ना, मैं सभी से उम्मीद करता हूँ कि सभी बच्चों आप जो है ना, सभी आप इसका नोट बना रहे हैं और रिवीजन ज़रूर कर रहे हैं आप लोग, ठीक है। अगर रिवीजन नहीं करेंगे ना तो किसी बच्चों को कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला है। इसलिए नोट बनाना ज़रूरी है और रिवीजन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं सभी से उम्मीद करता हूँ कि जितना मैं मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, उतना आप लोग भी मेहनत करिए और नोट बनाइए और रिवीजन करिए, ठीक है। ये आपको टाइम दोबारा कभी नहीं मिलने वाला है। अब आगे आ जाइए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन में दिया गया है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, यानी कि मनरेगा इसे हम लोग बोलते हैं, ठीक है ना, के तहत एक वित्तीय वर्ष में एक परिवार को कम से कम कितने दिनों में के रोजगार की गारंटी देता है। यानी कि ये मनरेगा के अंतर्गत में जो गरीब परिवार होता है ना, माफ़ कीजिएगा, ठीक है ना, तो यहाँ पर मनरेगा के अंतर्गत में जो एक गरीब परिवार होता है, ठीक है, उसमें कितने दिनों का रोज़गार दिया जाता है, कम से कम गारंटी में ये दिया जाता है 100 दिनों का, कम से कम 100 दिनों का रोज़गार दिया जाता है, ठीक है ना। बाद बाकी जो सूखा क्षेत्र होता है या और भी ऐसा कुछ क्षेत्र है, वहाँ पर कितने दिनों का दिया जाता है, तो वहाँ पर दिया जाता है 150 दिनों का दिया जाता है। जहाँ पर सूखा क्षेत्र रहे या फिर जहाँ पर आदिवासी रहे वहाँ पर 150 दिनों का दिया जाता है। लेकिन आपका मोस्टली आंसर आपका 100 दिन ही मिलेगा। लेकिन जब यहाँ पर क्लियर दिया रहेगा ना कि आदिवासी क्षेत्र में कितना दिया जाता है, जहाँ पर सूखा क्षेत्र रहता है ना, सूखा प्रभावित क्षेत्र रहता है, वहाँ पर कितने दिनों का दिया जाता है, वहाँ पर आपका 150 दिन रहेगा। बाद बाकी ये चीज़ आपको क्वेश्चन में ही मेंशन कर दिया रहेगा, ठीक है ना, तब आप यहाँ पर 150 कीजिएगा। बाद बाकी 100 दिन जो है आपका यहाँ पर आंसर हो जाता है, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अब अगले क्वेश्चन को भी लगा लीजिए मेरे साथ में। अगला क्वेश्चन में क्या है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या की साक्षरता दर सबसे कम थी। तो 2011 में जो जनगणना का हुआ था उसके अकॉर्डिंग साक्षरता दर सबसे कौन से राज्य में कम था, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख लीजिए आपका आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
सी हो जाएगा, जो हो जाएगा बिहार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बिहार हो जाएगा। लेकिन सबसे अधिक की बात करता हूँ तो कहाँ पर है? तो सबसे अधिक जो है ना ये आपका केरल में है। किस में है? केरल में है। यहाँ पर सबसे अधिक के बारे में बात करूँगा तो ठीक है। चलिए अब अगले क्वेश्चन को लगा लीजिए मेरे साथ में। अगला क्वेश्चन में क्या है देख लीजिए, जनसंख्या के मामले में भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य। तो मैंने करवाया था आपको क्वेश्चन आपको कि सबसे बड़ा राज्य तो याद रख लीजिए, सबसे छोटा राज्य याद कर लीजिए। लेकिन कभी कभी आपको उसे छोटा भी पूछा जाएगा कि दूसरा सबसे छोटा कौन सा है या तीसरा सबसे छोटा कौन सा है। उससे आप ज़्यादा कर लेंगे अगर आप लोग तो आपके लिए फ़ायदे में ही रहेंगे। लेकिन कम से कम 3 तो याद कर लीजिए, कम से कम 3 याद कर लीजिए। फिलहाल में यहाँ पर देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, जो हो जाएगा महाराष्ट्र हो जाएगा। यानी कि भारत में सबसे बड़ा राज्य जो है ना जनसंख्या में, सबसे बड़ा राज्य जो है ये आपका है उत्तर प्रदेश है। क्या है? उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। उसके बाद मैं बोलूँ तो उसके बाद कौन सा है? तो महाराष्ट्र है। कौन सा है? महाराष्ट्र है, ये दूसरे नंबर पर आता है। और तीसरे नंबर पर कौन सा आता है? तो तीसरे नंबर आता आपका बिहार आता है, जहाँ पर जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। ठीक है, अब यही बात मैं करूँ यहाँ पर कि क्षेत्रफल में सबसे बड़ा कौन सा है? तो यहाँ पर एरिया में लिख देता हूँ। यहाँ पर एरिया में जिनको नहीं पता होगा यहाँ पर रुकिएगा, नहीं तो बाद बाकी स्किप करके आप अगले क्वेश्चन पर भी जा सकते हैं। तो एरिया में कौन सा है? तो एरिया में जो आपका है राजस्थान है। क्या है? राजस्थान एरिया में सबसे बड़ा राज्य है एरिया में। वही बात मैं बात करूं यहाँ पर दूसरे नंबर पर कौन सा है? तो दूसरे नंबर पर आपका है मध्य प्रदेश। क्या है? मध्य प्रदेश। एमपी मैं कर दूँ यहाँ पर। पहले नंबर पर आपका ये और दूसरे नंबर पर आपका मध्य प्रदेश। ये एरिया की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है, सभी पॉइंट को आप लोग देख लीजिएगा यहाँ पर, और जहाँ नहीं पता हो वहाँ पर आप लोग नोट जरूर बनाइएगा। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान और डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? देखिए यहाँ पर ये दोनों उद्यान जो है ना और नेशनल पार्क जो है ना ये कहाँ पर स्थित है, कौन से राज्य में स्थित है? तो यहाँ पर ऑप्शन को गौर से देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा ना, ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो हो जाएगा जम्मू और कश्मीर में दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान और डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क कहाँ पर है? ये आपका जम्मू कश्मीर में है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो जो भी बच्चों यहाँ पर जम्मू कश्मीर से है उनको तो पहले ही पता होगा, जो जम्मू कश्मीर से नहीं है तो याद कर लीजिएगा कि जम्मू कश्मीर से भी हमारे बहुत सारे बच्चे जो है ना क्लास को देख रहे हैं। ठीक है, और ज़्यादातर बच्चे जो है ना उस तरफ से भी हैं, बाद बाकी तमिल से भी हैं, साउथ वाले बच्चे हैं, काफ़ी सारे हैं, बिहार से भी हैं और भी हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिएगा। ठीक है, और जिनके पास में है तो उनका तो आंसर बहुत ईजी लगा होगा। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन में दिया गया है क्या कि रग्बी फुटबॉल के प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है। ठीक है ना, आपके स्पोर्ट्स से क्वेश्चन क्या आएगा पता है आपको ना, कि वर्ड के बारे में पूछ देगा कि ये वर्ड जो है ना कौन से खेल से संबंधित है या फिर उसमें कितने खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर तो खिलाड़ी के बारे में पूछा गया है, तो यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 जो आपका आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर देख लीजिए, रग्बी फुटबॉल में जो एक पक्ष में जो खिलाड़ी होता है ना ये होता है आपका 15 खिलाड़ी होता है। कितना होता है? 15 खिलाड़ी होता है। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर दिया गया है ना रग्बी, क्या है? रग्बी, और यहाँ पर दिया गया है फुटबॉल। क्या दिया गया है? फुटबॉल। अब देखिए यहाँ पर रग्बी फुटबॉल और फुटबॉल, तो यहाँ पर देखिए फुटबॉल में कितने होते हैं? 11 होता है, और रग्बी में कितना होता है? 4 होता है। दोनों मिलाकर कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका इससे बन जाएगा कि फुटबॉल में 11 होता है, रग्बी उसमें ऐड हो गया तो 4 इसमें ऐड हो गया, तो 15 खिलाड़ी हो गया आपका किसमें? तो रग्बी फुटबॉल में हो गया। अब देखिए 11 प्लेयर वाला, 11 खिलाड़ी वाला कौन कौन सा खेल है जिसमें 11 प्लेयर होता है? क्या होता है? 11 प्लेयर होता है ना, वो किसमें कौन कौन सा खेल है? देखिए यहाँ पर क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं? आपका 11 खिलाड़ी होता है। उसके बाद हॉकी, क्या होता है? हॉकी। उसके बाद फुटबॉल, क्या है? फुटबॉल, जो अभी आपने पढ़ा है आपने, ये आपने 11 खिलाड़ी होता है। जिसमें 9 खिलाड़ी होता है, क्या होता है? जिसमें 9 खिलाड़ी होता है वो कौन सा होता है? तो ये आपका होता है बेसबॉल। क्या होता है? बेसबॉल। ठीक है, इसके अलावा खो खो, क्या करेंगे? खो खो में कितना खिलाड़ी होता है? तो यहाँ पर 9 प्लेयर होता है। और 7 प्लेयर वाला कौन सा है? 7 प्लेयर वाला कौन सा है? तो 7 प्लेयर वाला जो आपका है पहला वाटर पोलो। क्या है? वाटर पोलो। और इसके अलावा आपका कबड्डी। क्या है? कबड्डी। मैं लिख दूँ यहाँ पर
कबड्डी। कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं एक पक्ष में? तो 7 लोग होते हैं। यहाँ पर सभी पॉइंट को आप लोग देख लीजिएगा और सभी पॉइंट को आप लोग याद भी जरूर करिएगा जिनको नहीं पता है तो, और जिनका सिलेक्शन आपको लेना है तो, ठीक है ना। आप लोग ये भी बता दीजिए कमेंट करके एक बार मुझे कि आप तो टीए आर्मी का यहाँ पर तो तैयारी कर रहे हैं, क्या आप टीए आर्मी के अलावा और किस किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, या अग्निवीर का कोई भी आप ट्रेड की तैयारी कर रहे हैं, या एसएससी का कोई भी, या कोई भी और भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा ताकि मैं उस तरह से भी मैं क्लास आगे में लाने का आप लोगों के लिए मैं कोशिश करूँगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन में दिया गया यहाँ पर कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान और जय किसान का नारा किसने दिया था? तो यहाँ पर ऑप्शन को देख लीजिएगा यहाँ पर, ठीक है। तो जय जवान और जय किसान का नारा दिया था, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया आपका, ये लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है? लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया है क्या? जय जवान और जय किसान का नारा दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर एक पॉइंट और इसमें है कि जय जवान जय किसान और जय विज्ञान, क्या है? जय विज्ञान, ठीक है ना। जय विज्ञान इसमें ऐड कर दिया गया, जय विज्ञान इसमें ऐड कर दिया गया। किसके द्वारा ऐड किया गया ये? यानी जय जवान जय किसान तो है ही, और जय विज्ञान को भी इसमें ऐड कर दिया गया है। वो किस के द्वारा किया गया है? तो इसका आंसर भी ऑप्शन नंबर में दिया गया है यहाँ पर। तो ये जय विज्ञान ऐड करने वाले कौन थे? तो ये थे आपका अटल बिहारी वाजपेयी। क्या है? यहाँ पर बोलेगा कि यहाँ पर जय जवान जय किसान और जय विज्ञान का नारा किसने दिया? तो ये दिया गया था आपका अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा दिया गया था। बाद में कि इस सब के बारे में देख लीजिएगा, मैंने करवाया है। बाद में कि मैं अगले क्वेश्चन में ऐसे ही क्वेश्चन लाता रहूँगा, ठीक है। चलिए अब अगले क्वेश्चन में देखते हैं यहाँ पर कि गांधी जी के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वायसराय के कार्यकाल में प्रारंभ किया गया था? देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है, ये कब स्टार्ट किया गया था और उस समय के जो वायसराय थे वो कौन थे? ठीक है, उस समय के वायसराय कौन थे? तो यहाँ पर देख लीजिए आपका आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लॉर्ड इरविन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लॉर्ड इरविन। यानी लॉर्ड इरविन उस समय क्या थे? वायसराय थे। क्या थे? वायसराय थे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी आपका यहाँ पर आंसर हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए एक दो पॉइंट और भी देख लीजिए यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर लॉर्ड इरविन क्या है? गांधी इरविन समझौता, गांधी इरविन समझौता, ठीक है। यहाँ पर देखिए यहाँ इरविन दिया गया है और गांधी दिया गया है, जो इनका नेतृत्व किया था सविनय अवज्ञा आंदोलन का, ठीक है, गांधी जी के द्वारा, ठीक है। तो इनके बीच में एक समझौता हुआ था जिस समझौते को क्या कहा जाता है? लॉर्ड इरविन समझौता कहा जाता है। और वो कब हुआ था? कब हुआ था? ये कब हुआ था? तो ये आपका हुआ था 1931 में हुआ था। यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, यहाँ पर नोट कर लीजिएगा आप लोग, लॉर्ड इरविन गांधी समझौता। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, यहाँ पर क्या है? गांधी इरविन, क्या है? इरविन समझौता। आप लोग इंग्लिश में भी देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। एग्रीमेंट, लॉर्ड इरविन एग्रीमेंट, ठीक है ना, ये याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने करवा दिया आपको, ये कब हुआ था? तो 1931 में हुआ था। और ये उस समय के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड इरविन थे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन में क्या दिया गया है? तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है यहाँ पर, ठीक है। तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है हर साल, ये 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो 5 जून को हर साल मनाया जाता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि संस्कृत व्याकरण की सर्वप्रथम रचित पुस्तक कौन सा है? यानी कि संस्कृत में सबसे पहला पुस्तक कौन सा है? तो यहाँ पर देख लीजिए ऑप्शन क्या है आपका आंसर। तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर अष्टाध्यायी हो जाएगा, ठीक है। तो कभी कभी मैं आप लोगों के लिए आंसर का वेट नहीं करता हूँ यहाँ पर, तो जहाँ लगे आपको वीडियो को पॉज करना है ना, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और मेरे आंसर से आप लोग मैच करिएगा कि आपका आंसर क्या है। तो अष्टाध्यायी जो है ना, ये संस्कृत में लिखे जाने वाला पहला पुस्तक है, ठीक है, अष्टाध्यायी। और ये किसके द्वारा लिखा गया है? किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया आपका पाणिनि के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया है? पाणिनि के द्वारा। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर पाणिनि के द्वारा लिखा गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर याद कर लीजिएगा, ये अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखा गया है? तो पाणिनि के द्वारा लिखा गया ये पुस्तक है। आगे और भी हैं जो जैसे कि महाकाव्य बोलें या फिर राजतरंगिणी बोलें, ठीक है। मैं राजतरंगिणी के बारे में लिखता हूँ यहाँ पर, राजतरंगिणी। राजतरंगिणी जो है ये संस्कृत में ही लिखा गया है। और किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया आपका कल्हन के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया है? तो कल्हन के द्वारा लिखा गया है। तो एक बार इसको भी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए
आगे है अगले क्वेश्चन में कि 1857 का विद्रोह का प्रसिद्ध हिस्सा रहे मंगल पांडे। 1857 के जब भी मैं विद्रोह की बात करता हूँ यहाँ पर, ठीक है, तो वहाँ पर मंगल पांडे का नाम जरूर आता है। तो मंगल पांडे जो था वो कौन से आपका ये रेजिमेंट में था, ठीक है, ब्रिटिश सेना के कौन से रेजिमेंट में था यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मंगल पांडे का तो नाम याद रहेगा, लेकिन रेजिमेंट उसका कौन सा था, रेजिमेंट उसका कौन सा था, तो रेजिमेंट उसका था ना, ये आपका 34वां बंगाल नेटिव इन्फेंट्री था, ये आप याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि प्रोड्यूसर गैस का रासायनिक सूत्र क्या है। अब यहाँ पर 15 क्वेश्चन आपको किसका मिलेगा, तो जीएस का क्वेश्चन मिलेगा। तो यहाँ पर आप जीएस में देख लीजिएगा कि आपका आंसर यहाँ पर क्या है, ठीक है। देखिए यहाँ पर तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, प्रोड्यूसर गैस जो है ना, ये आपका CO और N2, या CO मतलब क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, और N2 मतलब क्या होता है, नाइट्रोजन। ये दोनों मिलकर क्या बनता है, तो प्रोड्यूसर गैस बनता है। क्या है, प्रोड्यूसर गैस बनता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए अगर आंसर लगाया है ना, तो आपका आंसर बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक दो पॉइंट और जान लीजिए। यहाँ पर एक होता है वाटर गैस, तो वाटर गैस जो होता है ना, वो आपका होता है कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, और वहाँ पर हाइड्रोजन होता है। क्या होता है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर CO प्लस में H2 कर देता हूँ, यहाँ पर हाइड्रोजन, ठीक है। तो यहाँ पर और भी पॉइंट हैं, बाद बाकी इस पॉइंट को देख लीजिएगा। यहाँ पर प्रोड्यूसर गैस, यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन का मिश्रण। अब आगे देखते हैं यहाँ पर कि लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है। लोहे पर जो जंग लगता है ना, रस्टिंग जो होता है ना, वो कौन सा अभिक्रिया कहलाता है, तो ये अभिक्रिया कहलाता है आपका रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाता है। क्या कहलाता है, रेडॉक्स रिएक्शन कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन में क्या है, देख लीजिए। यहाँ पर अगला क्वेश्चन में है कि संवेग का SI मात्रक क्या है, संवेग का SI यूनिट क्या है। यहाँ पर देख लीजिए, तो संवेग का जो SI यूनिट होता है ना, ये होता है आपका किलोग्राम मीटर पर सेकंड, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है, तो आपको ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। किलोमीटर प्रति सेकंड आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है, ये आपका सी में दिया गया है। अब यहाँ पर देख लीजिए, एक दो पॉइंट और देख लीजिए। न्यूटन का क्या होता है, न्यूटन किसका ऐसा यूनिट है, तो ये बल का। क्या है, न्यूटन किसका है, तो ये आपका बल का है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए है, यहाँ पर याद कर लीजिएगा। और जूल किसका है, तो जूल किसका है, जूल किसका है, तो जूल जो है आपका वर्क का है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पर लिख भी देता हूँ, यहाँ पर ये आपका वर्क का है। किसका है, वर्क का है। और ये किसका है आपका न्यूटन, ये आपका फोर्स का है। किसका है, फोर्स का है, ठीक है। अब यहाँ पर एम्पियर किसका है, तो एम्पियर जो है ना आपका विद्युत धारा का है। किसका है, विद्युत धारा, विद्युत धारा बोलें या फिर इलेक्ट्रिक करंट बोलें। क्या बोले, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो सभी आपको याद हो गया। आपको इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट क्या है, तो एम्पियर है। और इसका किलोग्राम मीटर पर सेकंड किसका है, तो ये आपका संवेग का है, यानी कि मोमेंटम का है। और जूल किसका है, तो यहाँ पर वर्क का है। और न्यूटन किसका है, तो फोर्स का है, ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि प्रोटीन संश्लेषण का कार्य कौन सा कोशिकांग करता है। प्रोटीन संश्लेषण यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस कौन सा कोशिकांग करता है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा राइबोसोम हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अब यहाँ पर अगले क्वेश्चन को भी लगा लीजिए यहाँ पर कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं। देखिए यहाँ पर कन्फ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। एक होता है जल में घुलनशील, क्या होता है, जल में घुलनशील, जल में घुलनशील विटामिन कौन सा होता है। और यहाँ पर लेकिन दिया गया क्या, तो यहाँ पर वसा में, यानी कि आपका जो फैट में जो आपका विटामिन होता है कौन सा घुल जाता है, तो यहाँ पर वो देखना है, ना कि जल में घुलनशील, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो हो जाएगा विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, यानी कि ए डी ई के जो है ना, ये आपका वसा में यानी कि फैट में सॉल्यूबल होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी आंसर हो जाएगा। लेकिन यही बात मैं बोलूँ कि जल में घुलनशील विटामिन कौन सा होता है, जल में घुलनशील विटामिन कौन सा होता है, तो आपका होता है विटामिन B12 होता है। याद कर लीजिएगा यहाँ पर, यानी कि बी और सी याद कर लीजिएगा। क्या याद कर लीजिएगा, बी याद कर लीजिएगा। मैं बी यहाँ पर दे दिया मैंने आपको, याद कर लीजिएगा। ये जल में घुलनशील होता है, बी और सी याद कर लीजिएगा, ठीक है।
अब यहाँ पर आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि मछली पालन का अध्ययन किस में किया जाता है। जिसमें मछली पालन का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है पीसी कल्चर कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? पीसी कल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? पीसी कल्चर। इसमें मछली पालन का अध्ययन किया जाता है कि मछली को कैसे पाला जाता है। अब आगे है कि एड्स रोग किसके द्वारा होता है। यहाँ पर एड्स रोग किसके द्वारा होता है? यहाँ बैक्टीरिया, विषाणु, फंगी या फिर प्रोटोजोआ किस कारण से होता है। तो ये होता है आपका विषाणु से होता है। किससे होता है? विषाणु से होता है आपका ये रोग होता है। और यहाँ पर अभी 1 दिसंबर हुआ था, जो कल ही था आपका 1 दिसंबर था, 4 दिसंबर था आपका। तो यहाँ पर 1 दिसंबर जो मनाया जाता है ना, विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्या? तो आपका 1 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। और ये कैसे फैलता है? ये आपका विषाणु से फैलता है और ये इसके बारे में और भी आपको पता होगा, ठीक है। अब यहाँ पर आगे देखते हैं कि शीत पेयों यानी कोल्ड बेवरेज जो होता है ना, जो आप ठंडा जो आपको कोल्ड ड्रिंक पीते हैं वो, उसमें कौन सी गैस भरी जाती है। जो आप लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हैं ना, जैसे उसमें कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो उसमें कौन सी गैस भरी जाती है। ऐसे खोलते हैं ना तो फक से खुलता है और कभी कभी उसमें से कुछ पेय जो पदार्थ होता है वो भी निकल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर दिया गया है कि इसमें कौन सी गैस भरी जाती है। बहुत ही अच्छा से यहाँ पर क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आगे आते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं यहाँ पर कि गुरुत्वाकर्षण बल किस में अंतर के कारण लगता है। किस में गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है ना, किसके अंतर के कारण से लगता है गुरुत्वाकर्षण बल। तो यहाँ पर 29 का जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, जो हो जाएगा द्रव्यमान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी द्रव्यमान के कारण, द्रव्यमान के अंतर के कारण से, ठीक है। अब यहाँ पर आगे आते हैं अगले क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन सा मिश्र धातु नहीं है। कौन सा मिश्र धातु नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन में देख लीजिएगा, 4 ऑप्शन में पीतल दिया गया है, ब्रास, ब्रॉन्ज, पारा यानी कि मरकरी या फिर जर्मन सिल्वर। तो यहाँ पर जो आपका मिश्र धातु नहीं है या आपका पारा, यानी पारा क्या है आपका एक मिश्र धातु नहीं है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी जो हो जाएगा आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। बाद बाकी यहाँ पर देखते हैं पहला ऑप्शन में क्या दिया गया, इसको मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पर पीतल, पीतल जो होता है ना ये का मिश्र धातु है। तो किस किस का है? तो मिश्र धातु जो आपका है तांबा का, यहाँ लिख लीजिएगा आप लोग, तांबा और जस्ता का। क्या है? तांबा और जस्ता का मिश्रण क्या है? पीतल बनता है। अगर कांस्य के बारे में बात करूं, कांसा के बारे में बात करूं, यहाँ पर ब्रॉन्ज के बारे में बात करूं, ये किस का मिश्रण है? तो ये आपका तांबा का, यहाँ पर इसमें भी तांबा होता है, तांबा और टीन का, तांबा और टीन का, ठीक है। और जर्मन सिल्वर के बात करूं तो इसमें भी क्या होता है आपका? तांबा होता है, इसमें भी तांबा होता है, इसमें आपका टीन होता है। क्या होता है? टीन इसमें नहीं होता है, इसमें जस्ता होता है। क्या होता है? जस्ता होता है। और आपका निकल होता है, जिसे आप लोग निकेल कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 1-2 पॉइंट उसमें जो आपको अच्छा लगे उसमें देख लीजिएगा। बाद बाकी इंपॉर्टेंट तो मैं सभी चीज़ बता रहा हूँ आपको इसके, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए आंसर था, जो कि मिश्र धातु ये नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि स्थितिज ऊर्जा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी का सूत्र क्या है। तो इसका सूत्र डायरेक्टली आप लोग याद कर लीजिएगा, तो उतना डीप में नहीं जाना है। जो साइंस के बच्चे नहीं हैं उतना डीप में नहीं जाना है। कभी कभार 1-2 फार्मूला आपको पूछ दिया जाएगा तो वो आपको मैं करवा दूंगा धीरे धीरे। बाद बाकी और भी जो आपके बुक है ना उसे करा करिएगा, और जो वीरपथ के एप्लीकेशन पर जो ना टेस्ट है ना उसको जाकर लगाइएगा, उसमें मैंने कुछ आपको दिया है, ठीक है। तो एक एक क्वेश्चन को आप लोग जरूर कीजिएगा, ठीक है। और जिन बच्चों के पास अगर वीरपथ में अगर टी आर्मी का टेस्ट नहीं है तो समझ सकते हैं कि आपका तैयारी किस लेवल से कर रहे हैं, ठीक है ना। आपको बहुत ही कम मिलेंगे टेस्ट आपको टी आर्मी के लिए, और स्पेशल मैं टी आर्मी के लिए यहाँ पर करवा रहा हूँ। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा पहले देख लीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, MgH क्या है इसका, क्या है इसका फॉर्मूला है। तो क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि किस रासायनिक यौगिक का उपयोग साबुन बनाने के लिए किया जाता है। कौन से रासायनिक का उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका कास्टिक सोडा का। किसका किया जाता है? कास्टिक सोडा का यूज़ किया जाता है किसमें? तो ये साबुन बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी आंसर इसका है। अब आगे देखते हैं कि कौन सी गैस ताजमहल का रंग पीला पड़ने के लिए जिम्मेदार होता है। देखिए ताजमहल का रंग क्या है ना, अब धीरे धीरे क्या है पीला पड़ रहा है, उसका कारण क्या है? कौन सा आपका गैस है, ठीक है। कौन सा गैस जो है ना इसके लिए जिम्मेदार है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी में सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड क्या होता है ना, आसपास में जो ताजमहल के आसपास में क्या है आपका तेल जो रिफाइनरी है ना,
तेल बनने वाला, जो आपका फैक्ट्री है उसमें से गैस निकलता है, साथ साथ में जो और भी जो वहाँ पर कंपनी सब है, ठीक है, तो वो सब इसको नुकसान पहुँचाता है, ठीक है। यहाँ पर इस आसपास में वही है जो उसका कारण है, जो इसे धीरे धीरे पीला पड़ रहा है ताजमहल। तो ऑप्शन बी याद कर लीजिएगा, ठीक है। आपके ये क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा हो जाता है आपके एग्जाम में, क्योंकि यहाँ पर यह क्या है कि साइंस से भी क्वेश्चन आ जाता है, दूसरा इसमें जीके जीएस का भी क्वेश्चन इसमें ये क्वेश्चन मिक्स कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि कौन यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, यानी कौन सा इसमें से है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो यहाँ पर जो आप ऑप्शन में देख लीजिएगा, लाउड स्पीकर तो आएगा नहीं, विद्युत घंटी आएगा नहीं, डायनेमो आपका यहाँ पर आंसर है, ऑप्शन नंबर आपका सी आंसर यहाँ पर है, ठीक है। अब आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन में क्या दिया गया देख लीजिए यहाँ पर, मूत्र का पीला रंग किस वर्णक के कारण से होता है। देखिए पीला रंग जो हो जाता है ना, ठीक है, हमारा यूरिन जो होता है ना पीला हो जाता है, तो कौन से पिगमेंट के कारण से, कौन से पिगमेंट के कारण से, तो ये होता है आपका यूरोक्रोम के कारण से होता है। किसके कारण से होता है, तो यूरोक्रोम के कारण से होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी यहाँ पर आंसर हो जाता है। अब यहाँ पर आगे जो मिलेंगे ना वो मैथ का मिलेगा, तो मैथ को सॉल्व करना है तो सॉल्व करिए, बाद बाकी जहाँ लगे वीडियो को पॉज करना है आप लोग वीडियो को पॉज करिएगा और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसा लग रहा है, साथ साथ में आप कौन से सीटी से क्लास को देख रहे हैं, अपने सीटी का नाम 100% जो अभी तक आप यहाँ पर क्लास को देखते आए हैं ना, तो सीटी का नाम जरूर कमेंट में कीजिएगा, ठीक है ना, और लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। 1 सेकंड जाएगा बस आप लोगों के लिए। देखिए अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है देख लीजिए यहाँ पर कि 18 से 40 तक के सम संख्याओं का योग कितना है। जहाँ लगे वीडियो को पॉज करना है, वीडियो को पॉज करके आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक के सम संख्याओं का योग कितना है ये पूछ रहा है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर 1-2 पॉइंट आपको जानना पड़ेगा कि यहाँ से 18 से लेकर 40 तक में कितनी सम संख्याएँ हैं वो पता करना पड़ेगा, तो फिर हम उसको जोड़ने के लिए अलग से फार्मूला निकालेंगे। 18 से 40 तक में कितनी सम संख्याएँ हैं, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको हम पहले n मान लेंगे, यानी कितनी संख्याएँ हैं। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग कि 40 में से 18 को कम कर देंगे और भाग लगा देंगे 2 से, ठीक है। और जितना आएगा ना, जितना आएगा उसमें हम लोग क्या कर देंगे, 1 को जोड़ देंगे, क्या करेंगे, 1 को जोड़ देंगे। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा। अब देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, आप घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 22/2 और प्लस में क्या हो जाएगा 1, ये वाला 1, यानी कि भाग लगाएंगे कितना हो जाएगा 11 ना, तो 11 और 1 कितना हो जाएगा 12। यानी कि 18 से लेकर 40 तक में कितनी संख्याएं हैं, सम संख्याएं, तो 12 संख्याएं, कितना है 12 संख्याएं हैं। अब इसका हम लोग सम कैसे निकालेंगे, तो सम के लिए एक फार्मूला याद कर लीजिएगा, ठीक है ना, सम के लिए फार्मूला याद कर लीजिएगा, n इंटू में यहाँ करिएगा पहला यानी कि फर्स्ट इवन नंबर, यहाँ पर ई कर देता हूँ यहाँ पर, ठीक है ना, याद कर लीजिए यहाँ पर ई मतलब पहला इवन नंबर यानी कि पहला सम संख्या, प्लस में यहाँ पर लास्ट इवन नंबर, ठीक है, बटा में कितना हो जाएगा, यहाँ पर बटा में हो जाएगा 2, जितना आएगा ना वो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आपका n कितना आ गया था, 12 आ गया था ना, तो 12 गुना में पहला आपका इवन नंबर कितना है 18 है, 18 प्लस में यहाँ 40 है, 40 कर दीजिए यहाँ पर अंतिम का, बटा में 2 कर लीजिए। अब कितना हो जाएगा 12 गुना में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 58 बटा में कितना हो जाएगा 2। अब काट लीजिए यहाँ पर, ये हो जाएगा 29 हो जाएगा, ये 29 यानी कि 12 गुना में 29, 12 नमा 108, 8 वाला कौन सा है, यानी ये आपका 348 क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर निकल के आ जाएगा 12 नमा 108, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए आंसर हो जाएगा। इसमें आपका 2 आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट था। पहला इंपॉर्टेंट जो आपका ये एन क्या था यहाँ पर कि टोटल इवन नंबर कितने हैं, टोटल इवन नंबर कितने हैं, तो यहाँ पर इसको मैंने क्या मान लिया, एन मान लिया, क्या मान लिया, एन मान लिया यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद इसमें दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था, ये आपका फार्मूला था, क्या था इसका फार्मूला, आपका ये था फार्मूला, ठीक है। यानी कि एन जब निकल जाएगा ना उसके बाद आपको यहाँ पर लगाना पड़ेगा तो उसका सम। देखिए समझाने के लिए आपको टाइम लगा है, लेकिन आपको यहाँ पर टाइम नहीं लगेगा आपको, ठीक है। तो चलिए अब आगे आते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन में है कि पहली 5 धनात्मक संख्याओं का सम संख्याओं का औसत क्या है। पहली 5 धनात्मक सम संख्याओं का औसत कितना है। तो यहाँ पर सम संख्या का पहला, ठीक है, तो इसके लिए एक फार्मूला है, याद कर लीजिएगा, ठीक है ना आप लोग। इसका होता है डायरेक्टली मैं एवरेज कर दूँ, क्या कर दूँगा मैं, एवरेज, AVERAG। कितना हो जाएगा पहला संख्या कितना हो जाएगा,
पहला FIRST फर्स्ट, इवन नंबर, इवन नंबर मतलब पहला सम संख्या, ठीक है, प्लस में अंतिम यानी कि लास्ट, लास्ट इवन नंबर, लास्ट इवन नंबर बटा में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये हो जाएगा क्या आपका औसत निकल जाएगा। पहला इवन नंबर, पहली 5 बोल रहा है ना, पहली 5 सम संख्याओं का औसत, तो पहला हो जाएगा 2 4 6 8 10, पहला 5 हो गया ना। अब ये तो समझ गए हम लोग। अब पहला क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा ये, और अंतिम कितना हो जाएगा आपका ये 10 हो जाएगा बटा में 2। अब काट 10 2 12 बटा में 2 काट कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। आपका आंसर ऑप्शन नंबर ये क्या हो जाएगा सी में हो जाएगा। वैसे भी जानते हैं कि बीच का क्या होता है आपका एवरेज होता है। क्या होता है बीच का संख्या क्या होता है ना एवरेज होता है। यहाँ पर एवरेज के बीच में है ना 2 इधर 2 इधर, यानी बीच का संख्या क्या होता है एवरेज होता है। अब यहाँ पर आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन में क्या दिया गया देख लीजिए। यहाँ पर वह द्विघातीय समीकरण ज्ञात करें, ठीक है, जिसका योगफल -2 और गुणनफल कितना है -4 है। तो बोल रहा है इसके लिए क्या है आपको एक फार्मूला याद करना पड़ेगा, ठीक है, तो क्वेश्चन को बना पाएंगे, इसको समझना पड़ेगा। इस कंसेप्ट है ये, बाद में कंसेप्ट छोड़ दीजिए, अभी जिनको नहीं पता है डायरेक्टली मैं इसका फार्मूला लिखवा रहा हूँ, तो फार्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा। क्या इसका फार्मूला होता है ना, इसका फार्मूला होता है, यानी कि मैं लिख देता हूँ यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला क्या होता है, x² माइनस में सम ऑफ रूट्स, ठीक है, सम ऑफ रूट्स, ठीक है, और यहाँ पर x कर दीजिए, और प्लस में मूलों का गुणनफल यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। क्या होता है प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स, ठीक है ना, और बराबर में कितना होता है बराबर में 0 होता है। अब देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर x² तो रहेगा ही, माइनस रहेगा ही। यहाँ पर सम ऑफ रूट्स कितना दिया गया है, तो सम ऑफ रूट्स दिया गया है ना, यहाँ पर कितना दिया गया -2 दिया गया ना, तो -2 इधर हो जाएगा, और x तो रहेगा ही, प्लस में प्रोडक्ट ऑफ आपका रूट्स हो जाएगा गुणनफल, यानी गुणनफल कितना दिया गया -4 दिया गया ना, इस -4 कर दीजिए बराबर में 0 कर दीजिए। अभी कितना हो जाएगा x² तो रहेगा ही, और माइनस कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और 2x हो जाएगा इधर, प्लस माइनस क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा बराबर में 0। ये किस में दिया गया है, ये आपका दिया गया ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। देखिए यहाँ पर इसमें आपका मेन चीज़ क्या था, इसमें मेन चीज़ क्या था आपका, ये फार्मूला था आपका, ठीक है ना, फार्मूले को याद कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना, इसको हिंदी में भी आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन में क्या है देख लीजिए यहाँ पर। तो अगला क्वेश्चन में जो आपका दिया गया है, मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ एक बार, ठीक है। अगला क्वेश्चन में दिया गया आपका कि 8000 की राशि पर 5 वर्ष की साधारण ब्याज की दर से कितने वर्षों में 10,000 हो जाएगा। कितने वर्ष में, यहाँ पूछ रहा है टाइम पूछ रहा है ना, तो टाइम के लिए मैंने फॉर्मूला बता दिया था आपको। क्या हो जाएगा SI इंटू में 100 बटा में क्या हो जाएगा प्रिंसिपल इंटू में रेट हो जाएगा। यहाँ आपको SI तो निकल जाएगा ना, कितने वर्ष में 8000 से क्या हो जाएगा 10,000, यानी कि 10,000 में से आप 8000 कम कर देंगे ना, तो क्या बच जाएगा आपका 2000 बच जाएगा। 2000 क्या दिया गया आपका 2000 आपका SI दिया गया है ना, आपको SI निकाल दे दिया ही गया है। आपको प्रिंसिपल कितना दिया गया है, यहाँ 8000 दिया गया है आपको, और आपको रेट भी कितना दिया गया है, तो 5% दिया गया है। तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 39 का आप लोग आंसर कमेंट में कीजिएगा, ठीक है ना, 39 का कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पर आंसर होगा, ठीक है, और अपना CD का भी नाम कमेंट साथ साथ कीजिएगा, ठीक है। चलिए अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन में क्या दिया गया देख लीजिए। ऊपर जो रेकरिंग दिया गया है ना, इसका मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिनको पता होगा आसानी से बना लेंगे, जिनको नहीं पता होगा मैं उसको समझा रहा हूँ। इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पर दिया गया है ना 0.5 के बारे में रेकरिंग दिया गया। इसका मतलब क्या होता है कि 0.555 ये कभी ख़त्म अनंत तक होता है ना, इसका मतलब ये होता है ना। तो यहाँ पर देख लीजिए इसको कैसे बनाएंगे। 0.5 को क्या कर देंगे हम लोग, इसको बना लेंगे 5/9 बना लेंगे, और यहाँ पर 0.3 के बारे में रेकरिंग है ना, तो 3/9 मान लेंगे, ठीक है ना। मान लेंगे क्या, यही होता ही है। क्यों होता है, क्योंकि 5 में आप 9 से भाग लगाएंगे ना, तो 9 पंचे 0.0, 9 पंचे 45, कटा के 5 आ जाएगा, फिर अपना हम 0 लिखेंगे, 9 पंचे 45, फिर 5 आ जाएगा, फिर 9 पंचे 45। ऐसा करते करते कभी ख़त्म होगा क्या, कभी कटेगा ही नहीं, इसीलिए इसको ऐसा कर दिया जाता है। अब तो समझ गए होंगे इतना है। आप इसको जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा 5/9 प्लस में 3/9 कितना हो जाएगा, ये 5 3 8/9 हो जाएगा।
अब 8/9 तो आंसर नहीं दिया गया है, यानी 8/9 को आप क्या लिख सकते हैं, यानी कि 0 पॉइंट में 8 के बार मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं ना। तो यही तो आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर ये आपका ये किसमें, तो बी में दिया गया है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको, मैं उम्मीद करता हूँ। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। मैं समझाने के लिए इतना आपको लगाया हूँ, बाद बाकी इधर से भी ऐड कर सकते थे इसको। ठीक है, तो यहाँ पर समझने के लिए मैंने बता दिया आपको इतना ऐसा बनाया जाता है, बाद बाकी दोबारा आपको नहीं बनाना पड़ेगा इस चीज़ के लिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया देख लीजिए। यहाँ पर अगला क्वेश्चन में क्या है कि 15, 45 और 20 का चतुर्था अनुपाती क्या होगा। इसका मतलब क्या है, 15 अनुपात में 45 और समानुपात में 20 और अनुपात में क्या होता है (x) हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि x यहाँ 15 और x को गुना करेंगे आपस में, और यहाँ पर 45 और 20 को गुना करेंगे आपस में। ठीक है, तो यानी कि 15 गुना में x हो जाएगा, इधर कितना बराबर में हो जाएगा 45 गुना में 20 हो जाएगा। इसको मैं ये भी कर सकता हूँ, x बराबर कितना हो जाएगा 45 गुना में 20 बटा में 15 भी हो जाएगा। इसको काटिए यहाँ पर, तो 15 दिया 45, 20 दिया में 60, यानी x बराबर कितना आ गया 60 आ गया, जो इसका चतुर्था अनुपाती है। तो ऑप्शन नंबर ये बी में दिया गया है। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, जहाँ लगे वीडियो को पॉज करना है, वीडियो को पॉज करके अपना आंसर से मैच करिएगा। नहीं पता है तो यहाँ पर सॉल्यूशन को देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर कि 5 पुरुष किसी काम को 9 दिन में कर सकते हैं, उसी काम को 3 पुरुष कितने दिन में करेगा। इसके लिए मैंने बताया था फार्मूला कि m1 इंटू में d1 बराबर में m2 इंटू में d2 बताया था मैंने। पहले कितने लोग थे यहाँ पर, पहले 5 लोग थे, तो m1 आपका 5 हो जाएगा। पहले कितने दिन लगते थे 9 दिन लगते थे, 9 आपका d1 हो जाएगा। अब हो गए 3 लोग, तो m2 कितना हो जाएगा 3। अब कितने दिन वही पता करना है आपको, तो दिन को मैं क्या मान लूँगा, d को d में छोड़ देता हूँ यहाँ पर। अब क्या करना है, तो d बराबर कितना हो जाएगा 5 गुना में 9 बटा में कितना हो जाएगा 3। अब इसको मैंने क्या कर दिया, इस तरफ कर दिया मैंने। ठीक है, और d का वैल्यू मैंने निकाल लिया, वही तो पूछ रहा था आपको ना। अब कितना हो जाएगा 3 तिया 9, 5 तिया 15, यानी कि 15 दिन में ख़त्म करेगा। ऑप्शन नंबर ये किस में दिया गया है, बी में दिया गया है। तो यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था, यहाँ पर आप लोगों के लिए आपका फार्मूला था आपका ये। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया देख लीजिए। यहाँ पर अगला क्वेश्चन में आपका दिया गया है, यदि कोई व्यक्ति आधी दूरी 30 किलोमीटर की चाल से और शेष आधी दूरी 50 किलोमीटर की चाल से तय करता है, तो उसका औसत चाल कितना है। आपको पूछ रहा है यहाँ पर औसत स्पीड पूछ रहा है ना। इसके लिए एक फार्मूला याद कर लीजिए, 2xy बटा में x प्लस वाई याद कर लीजिए। ये कब करेंगे पता है ना, जब आधा दूरी और आधा दूरी दिया रहेगा तभी करेंगे ना, अदरवाइज ये गलती हो जाएगा। याद कर लीजिएगा, आधा दूरी कोई और चाल से और आधा दूरी कोई और चाल से, या फिर यहाँ जाने में कितना है और आने में दोनों का चाल दिया रहे तब, क्योंकि जाने में उतना ही दूरी रहेगा और आने में भी उतना ही दूरी रहेगा। तो उस कंडीशन में ये फार्मूला को यूज़ करिएगा। तो x क्या रहेगा, x रहेगा पहला स्पीड और y क्या रहेगा दूसरा स्पीड। तो पहला दिया गया है आपका 30 दिया गया, दूसरा दिया गया 50। तो यहाँ पर 2 इंटू में 30 इंटू में 50 बटा में कितना हो जाएगा 30 इंटू में, माफ़ कीजिएगा यहाँ पर इंटू नहीं होगा, यहाँ पर ये हो जाएगा प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी आपका कितना इतना हो जाएगा कितना, तो 2 गुना में 30 गुना में 50 बटा में कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। अब काटिए यहाँ पर 1 0 से 1 0 कट जाएगा। यहाँ पर आपका पॉइंट में कुछ ना कुछ आपका आ जाएगा। 2 चौका में 8, 50 2 गुना में 4 और 2 25 से 25 या 75, 25 75 75 बटा में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी 75 बटा में 2 हो जाएगा, यानी कि 37.5 हो जाएगा, 37.5 हो जाएगा। किस में दिया गया आपका, ऑप्शन नंबर ये ए में दिया गया है। बाद बाकी आपका इसमें मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था, आपको ये फार्मूला था आपका। ठीक है, तो फार्मूले को आप लोग देख के याद करिएगा। अब यहाँ पर अगले क्वेश्चन को लगा लीजिए मेरे साथ में। क्या है कि एक समचतुर्भुज का विकर्ण 16 सेंटीमीटर दिया गया, यानी कि डायगोनल इसका दिया गया है आपका 16 सेंटीमीटर, और दूसरा दिया गया आपका 12 सेंटीमीटर दिया गया है। तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा इसका रोम्बस का। तो यहाँ पर याद कर लीजिए इसका फार्मूला, अगर नहीं पता है तो। अगर पता है तो यहाँ पर सॉल्व करके मेरे आंसर से मैच करिएगा। बाद में फार्मूला भी देख लेंगे तो काफ़ी है। एरिया ऑफ ए रोम्बस, ठीक है, इसका फार्मूला क्या होता है, जब आपका विकर्ण दिया रहे तो 1/2 गुना में पहला विकर्ण इंटू में दूसरा विकर्ण। 1/2 पहला विकर्ण कितना दिया गया 16, दूसरा दिया कितना दिया गया 12, उसको काट लीजिए 2 × 8 16, 12 × 8 96 क्या हो जाएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। आपका आंसर निकल के यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर अगले क्वेश्चन को देख लीजिए। यहाँ पर अगला क्वेश्चन में क्या दिया गया है,
यदि 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो आपका लाभ पूछ रहा है, यहाँ पर लाभ प्रतिशत पूछ रहा है आपको यहाँ पर। इसके मैंने क्या बताया था आपको, 12 वस्तुओं का CP बराबर में 9 वस्तुओं का SP क्या है, बराबर है। इसके लिए मैंने आपसे बताया था आपको। अब क्या करना है, CP यहीं छोड़ देना है और SP अब यहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा SP। ठीक है, अब 9 तो यहीं पर रहेगा और ये वाला कहाँ जाएगा, इस तरफ आ जाएगा, तो बट्टा में आ जाएगा 12। अब का मतलब, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि कॉस्ट प्राइस कितना आपका निकल गया, 9 निकल गया, और आपका सेलिंग प्राइस कितना निकल गया, तो 12 निकल गया। इससे क्या निकाल लीजिए आप लोग, प्रॉफिट निकाल लीजिए। तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस माइनस में कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस दिया गया 12 और माइनस में 9, यानी कि 3 हो जाएगा आपका। अब क्या निकालना है, तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 बटा में कितना हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस कितना दिया गया है, 9 दिया गया है ना, आपका 9 हो जाएगा गुना में 100, यानी कि आपका यहाँ पर काट के 300 हो जाएगा, 33.1/3 हो जाएगा आपका, यहाँ पर आंसर निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर किस में दिया गया आपका, ऑप्शन नंबर आपका ये बी में दिया गया है। अब यहाँ पर आगे आ जाइए, अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया देख लीजिए। यहाँ पर अगला क्वेश्चन में दिया गया है आपको साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस में कॉस स्क्वायर 60 डिग्री का मान कितना होगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 60 डिग्री, इसका दोनों का फार्मूला ही होता है, क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा। इसका मतलब होता है 1। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, दोनों का वैल्यू समान ही है ना, यहाँ भी आपका हो जाएगा, आपका 1 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर आपका 46 का ऑप्शन क्या है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। देखिए ट्रिग्नोमेट्री में बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, फॉर्मूला बेस ही आएगा, बिल्कुल इसका वैल्यू बेस्ड आएगा। तो फॉर्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा और कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपका सारे क्वेश्चन बना के आपको आ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर अगले क्वेश्चन को देख लीजिए, क्या दिया गया है कि यदि 2 संख्याओं का अनुपात 3:4 है और प्रत्येक संख्या में 10 जोड़ा जाए तो अनुपात इतना हो जाता है। तो संख्याएँ क्या है, देखिए यहाँ पर 2 संख्या का अनुपात दिया गया है यहाँ पर, तो मैं मान लूँगा यहाँ पर संख्या क्या मान लूँगा, यहाँ पर संख्या मान लूँगा, यानी कि नंबर्स क्या मान लूँगा, यहाँ पर संख्या मान लूँगा, यहाँ पर 3x और कितना मान लूँगा, यहाँ पर 1 मान लूँगा 4x। ठीक है, तो अब क्या करूँगा मैं, यहाँ 3x ऊपर कर रहा हूँ यहाँ पर और 4x नीचे कर रहा हूँ। अब क्या बोल रहा है, दोनों में 10 जोड़ दिया जाता है, दोनों में 10 जोड़ दीजिए आप भी, तो संख्या क्या बन जाता है, 5/6 बन जाता है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, 6 तरीक 18, 5 का 20, यहाँ पर देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, क्या कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब मैं देखिए 5 से गुना करूँगा, इसमें गुना करूँगा और 6 से गुना करूँगा इसमें, 5 से गुना करूँगा इसमें, तो 4x प्लस में 10, इधर कितना हो जाएगा 6 और यहाँ पर हो जाएगा 3x प्लस में 18, 10 है, माफ़ कीजिएगा 10। देखिए 5 का 20x प्लस में 50 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 तरीक 18 x प्लस में 60। अब इसको सॉल्व आगे मैं कर रहा हूँ, यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ इसको, यानी ये हो जाएगा आपका ये 20 और ये, इसको मैं इस तरफ करूँगा या मैं यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा ये, तो आपका हो जाएगा 2x और इसको मैं इस तरफ करूँगा यहाँ पर, तो घट जाएगा, प्लस में है तो माइनस में आ जाएगा, ये हो जाएगा 10, यानी x बराबर कितना होगा 10/2, काट कितना हो जाएगा 5, यानी x का वैल्यू कितना आ गया 5। तो बोल रहा है संख्याएँ ज्ञात करने के लिए बोल रहा है आपको यहाँ पर, देखिए तो x का वैल्यू 5 है, x वैल्यू 5 है, दोनों में ऐड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा कितना 5 या 15 ये हो जाएगा, 5 का 20 ये हो जाएगा, क्योंकि x का वैल्यू रखना पड़ेगा, तो 15 20 क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर आंसर निकल के आ जाएगा। वैसे भी आप इसको x मान के नहीं बनाएंगे तभी क्वेश्चन बन जाएगा, कैसे बनेगा पता है आपको ना। ठीक है, यहाँ पर डायरेक्टली आप चल छोड़िए, इतना लेंदी क्वेश्चन हो गया है, लास्ट में क्वेश्चन आ गए हैं, फिर कभी बताऊँगा अगले क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन लाकर। अब यहाँ पर अगले क्वेश्चन को देख लीजिए, यहाँ पर अगला क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि मोनल की मासिक आय 18% की कमी होती है, तो उसे अपने मूल वास्तविक मासिक आय को बराबर लाने के लिए कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। क्या है, यहाँ पर आय में कमी हो गया है, क्या है, आय में कमी हो गया है यहाँ पर। ठीक है, तो उसको बोल रहा है कि मूल वार्षिक आय के बराबर होने के लिए लगभग कितना प्रतिशत की वृद्धि होगा, यानी कि उसके मासिक आय में कितना % की वृद्धि करेंगे तो उसका जो है ये बराबर हो जाएगा, पहले की तरह हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको एक फॉर्मूला लिखवा रहा हूँ, ठीक है, उसको याद कर लीजिएगा। यहाँ पर प्रतिशत वृद्धि याद कर लीजिए आप लोग, प्रतिशत वृद्धि याद कर लीजिए। ठीक है, यानी कि मैं इसको इंग्लिश में लिख रहा हूँ यहाँ पर रिक्वायर्ड इंक्रीज्ड, कितना है इंक्रीज, ठीक है ना, कितना हो जाएगा फॉर्मूला में इसका फार्मूला में इसका हो जाएगा
जितना फार्मूला दिया रहे आपको, जितना परसेंटेज दिया रहे ना, उसको x मान लीजिएगा, ठीक है, और उसको 100 में से x को कम कर दीजिएगा, x में x कम कर दीजिएगा, ठीक है, गुना में 100 कर दीजिएगा। ये फार्मूला आपका दिया गया है, ठीक है। यानी कि इंक्रीज़ करना होगा तो यहाँ पर करेंगे, क्या करेंगे, माइनस करेंगे। देखिए यहाँ पर तो x का वैल्यू कितना यहाँ पर है, तो 18 है, x वैल्यू कितना 18 यहाँ पर दिया गया है, मैं मान लेता हूँ यहाँ पर, तो 18 बटा में कितना हो जाएगा, 100 माइनस में 18, 100 माइनस में 18, इसको मैं साफ साफ लिखता हूँ यहाँ पर, 100 माइनस में 18 हो जाएगा और गुना में 100 कर लीजिए यहाँ पर, यानी हो जाएगा 18 बटा में कितना हो जाएगा, ये 82 हो जाएगा और गुना में 100। जितना काट के आएगा ना आपका आंसर निकल के आ जाएगा, आप लोग इसको काट लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं यहाँ पर अगला क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि यदि किसी वस्तु का मूल्य 50% की वृद्धि हो जाता है तो उसका उपभोक्ता को अपनी खपत में कितना प्रतिशत कमी करना होगा। अब देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या था पता है आपको ना, कमी हो गया ना तो आपको वृद्धि करना है, इंक्रीज़ करना, मैंने वृद्धि करना है आपको। और इस क्वेश्चन में क्या आपका है कि बढ़ गया है तो यहाँ पर क्या करना है, परसेंटेज की कमी करना है, कमी करना है, क्या करना है, कमी करना है। तो कमी कितना करना है, कमी कितना करना है यहाँ पर, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना आपको करना है, x बटा में 100 प्लस में x गुना में 100 करिएगा यहाँ पर, ठीक है। इसमें आपने क्या किया था, इसमें आपने बढ़ाने के लिए क्या किया था, घटाया था यहाँ पर, और इसमें क्या करना है आपको, यहाँ के घटाने के लिए आपको यहाँ पर प्लस करना है, बस अंतर इतना ही है। दोनों क्वेश्चन लाने का मेरा मतलब यही था। अब यहाँ पर x का वैल्यू कितना यहाँ पर दिया गया है, x का वैल्यू यहाँ पर दिया गया है आपको 40% दिया गया है। इसको सॉल्व कर दीजिए, 40 बटा में 100 प्लस में 40 गुना में 100। अपना आंसर कमेंट में कीजिएगा, ठीक है ना, मैं यहाँ सॉल्व नहीं कर रहा हूँ फिर से, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया देख लीजिए यहाँ पर, यदि एक शंकु की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है और ऊंचाई दिया गया 15 सेंटीमीटर, यानी कि रेडियस कितना दिया गया आपका 14 और हाइट कितना दिया गया आपका 15, उसका आयतन कितना होगा। इसके लिए फार्मूला में लिख लीजिए, जिनको नहीं पता है, और जिनको पता है सॉल्व कीजिएगा और मेरे आंसर से मैच करिएगा। वॉल्यूम ऑफ अ कोन कितना हो जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एस, इसका होता है फार्मूला, ठीक है ना। यानी कि बेलन का आयतन क्या होता है पता है आपको ना, बेलन सिलेंडर का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन कितना होता है, बेलन का आयतन होता है आपका पाई आर स्क्वायर एस होता है, ठीक है। और इसी में 1/3 ऐड कर दीजिएगा तो क्या बन जाता है, कोण बन जाता है, क्या बन जाता है, कोण बन जाता है। आपको तो यहाँ पर 1/3 दिया गया है, 22/7 दिया गया है आपका, और गुना आर कितना दिया गया है, रेडियस कितना दिया है 14 ना, तो 14 गुना में 14 और गुना में कितना हो जाएगा, ये हाइट हो जाएगा 15। इसको बना के सॉल्व करके आंसर चेक कर लीजिएगा कि आपका आंसर इसमें से कौन सा आंसर है। जो मैंने एक ऑप्शन छोड़ा है ना, सभी ऑप्शन को कीजिएगा तो अब मुझे लगेगा कि आप मेरे साथ मेहनत कर रहे हैं। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो मैं मैथ क्लास बंद कर दूंगा आगे जाकर, ठीक है, या कम कर दूंगा मैं। लेकिन आप लोगों से मैं कमेंट इतना चाहता हूँ। बाद बाकी अभी मैंने 50 क्वेश्चन करवाए हैं, 50 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन आपका सही है आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। साथ साथ में वीरपथ का एप्लीकेशन डाउनलोड ही नहीं करना है, बहुत सारे बच्चे डाउनलोड कर लिए हैं लेकिन बस उसमें कुछ है नहीं है इसका आपको एक्स्ट्रा, थोड़ा आपको कुछ खर्चा करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो वहाँ पर 30 टेस्ट का जो मॉक टेस्ट दिया गया है ना, उसको जाकर अभी ज्वाइन कर लीजिए। जो टी आर्मी की तैयारी कर रहे हैं ना, स्पेशल मैं उसके लिए बोल रहा हूँ, ठीक है ना। बाद बाकी जो और भी आपका टेस्ट दिया गया है ना अग्निवीर एग्ज़ाम के लिए, क्लर्क के लिए, जीडी के लिए, सब के लिए दिया गया है, तो वो भी आप टेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं, अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही रहने दीजिए, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक सभी से फिर से जय हिंद जय भारत।